वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम इकोनॉमिक जूलॉजी वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। और हमने इसमें देखा था कि एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब है, फिर हमने पढ़ा था कि लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, जो हमें मिल्क देते हैं या वूल देते हैं या हनी प्रोवाइड करते हैं या जिनसे हमें मीट मिलता है, एग्स मिलता है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द लाइफ स्टॉक। हमने वहाँ पे ब्रीडिंग टेक्निक्स देखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ब्रीडिंग टाइप्स रादर, जिसमें हमने इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग को बहुत अच्छे से समझा था, बहुत सारी ट्रिक्स के साथ हमने लर्न किया था। और आउट ब्रीडिंग के टाइप्स भी हमने पढ़े थे, जिसमें आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हमने तीनों की डिटेल्स ली थी। और हमने इनके एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए निमोनिक्स भी पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कि इस हाइब्रिडाइजेशन को करने के लिए, ब्रीडिंग को करने के लिए क्या हमारे पास टेक्निक्स हैं, हाउ डू वी डू इट एक्चुअली, राइट? सो वील डिस्कस दैट। सो अब हम बात करेंगे कंट्रोल्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स, इसमें हम ब्रीडिंग करवाते हैं। जनरली क्रॉस ब्रीडिंग होती है, यानी दो स्पीशीज के बीच में हमें एक स्पीशीज का हम जनरली दो ब्रीड्स के बीच में ब्रीडिंग होती है, क्रॉस ब्रीडिंग। एक ब्रीड की सपोज हमने काउ ली और एक ब्रीड का बफेलो लिया। हमारा एम यहाँ पर ये है कि जो काउ है उसमें क्या क्वालिटी हो जाए, उसकी डिजायर्ड क्वालिटी क्या रहेगी कि वो बहुत अच्छे क्वालिटी का हाई अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करे। और बुल हम ऐसा लेते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट हो और उसमें मीट मास प्रोवाइड करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो जो भी डिज़ायरेबल क्वालिटी है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है काउ एंड बुल का। ये रैबिट्स के लिए, शीप्स के लिए, गोट्स के लिए, बफेलोज के लिए, डॉग्स के लिए, कैमल्स के लिए, इन सब के लिए इस टेक्निक का यूज़ होता है। इस टेक्निक के अंदर हम बेसिकली दो टेक्निक्स पढ़ते हैं। नंबर 1 इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं और वहां हमने पढ़ा था एक प्रोसीजर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। वहां हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वर्ड भी पढ़ा था। नॉर्मली जो मेल पार्टनर है वो कॉप्यूलेशन के थ्रू फीमेल पार्टनर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर अपने सीमन को डिपॉजिट करता है, जिसे हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। पर ये नेचुरल इंसेमिनेशन है। आर्टिफिशियल का मतलब है हमने जो भी डिजायर्ड मेल है, जो भी चोजन मेल है हमारा, जिसे हमने चूज किया है क्वालिटीज के कारण, उसका सीमन हमने एक्वायर किया ब्रीडर ने, नेचुरली नहीं, उसको एक्वायर किया। एक्वायर करके उसे फिर खुद ब्रीडर ने जो भी चोजन फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाला। इससे क्या होगा, जो भी मेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब ओवरकम हो जाएंगी। सेम जैसे ह्यूमंस में हमने पढ़ा था IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। हस्बैंड का या डोनर का सीमन सैंपल लेते हैं और उसे पिपेट के थ्रू फीमेल के यूट्रस में या वजाइना तक डायरेक्टली डॉक्टर खुद इंसर्ट कर देता है। सेम वही चीज हम यहां कर रहे हैं। So, artificial insemination means semen from chosen male. अगर हम कैटल्स की बात करेंगे तो बुल हो जाएगा, एनीथिंग, डॉग हो सकता है, अगर हम डॉग की ब्रीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। फ्रॉम chosen male is deposited or is transferred into reproductive tract of chosen female by the breeder. This is not happening naturally, by the breeder, right? This is called artificially inseminate करना। सीमन लिया मेल से, कहाँ उसको डिपॉजिट करवाया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ चोजन फीमेल में बाय द ब्रीडर। नाउ ये जो सीमन कलेक्ट किया है स्टूडेंट्स, इसको या तो हम फ्रेश इंसेमिनेट कर सकते हैं फीमेल के अंदर,
या हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं, और स्टोर करके फिर हम उसे लेटर ऑन यूज कर सकते हैं, या हम उसे स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दूर पेरीफेरी में कहीं पर हमें ब्रीड चाहिए, हमें ब्रीडिंग करवानी है, वहां पर काउ प्रेजेंट है, बुल नहीं है, और बुल कहीं और है, तो हमने बुल से वहां से सीमन लिया और सीमन उसको फ्रीज किया, फ्रीज करके उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो अब हमें जरूरत नहीं पड़ी उस बुल को उस काउ के पास तक ले जाने की, तो हमारा कॉस्ट जो है बुल को कैरी करना इज डेफिनेटली कॉस्टलियर देन कैरिंग द सीमन। इसी तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारी, हम आगे पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में, फॉरेन ब्रीड्स हैं जिनको यूज किया जाता है इंडिया में काउज के साथ मेट कराने के लिए, ताकि हम इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ काउ को प्रोड्यूस कर सके। वहां भी यही होता है, बुल को तो ला ही सकते हैं बट दैट विल बी एक्सपेंसिव, तो उन बुल का जो सीमन है वो फ्रोजन फॉर्म में लाया जाता है। तो ये जो हम सीमन की फ्रीजिंग करते हैं, या आगे हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो की भी फ्रीजिंग होती है, उसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। सो सेकेंड टेक्निक जो है दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन, और यानी कोई भी गैमीट जो भी है, यहां हम पर्टिकुलरली सीमन की बात कर रहे हैं, सीमन और एम्ब्रियो। जब हम इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाल देंगे तो एग और स्पर्म मीट करेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट के बाद उसे भी फ्रीज कर सकते हैं, या भी नेक्स्ट स्टेप में आपको और क्लियर हो जाएगा। एम्ब्रियो, और इनको कहाँ फ्रीज करा जाता है स्टूडेंट्स? लो टेम्परेचर पे। हमें कोई भी चीज़ फ्रीज करनी है हम फ्रीजर में रखते हैं, हमें उसे लंबे टाइम तक, आपने घरों में देखा होगा मम्मियाँ सर्दियों में जो मटर आती हैं उनको फ्रीज करके रख लेती हैं, ताकि गर्मियों में जब मटर नेचुरली नहीं आ रही है तब भी आप मटर पुलाव खा सकें। तो ये जो फ्रीजिंग होती है, या कॉर्न आपने देखा होगा, हम फ्रोजन कॉर्न मार्केट से लाते हैं, वो सब क्या है, डीप फ्रीजर्स में रखे रहते हैं। तो फ्रीजिंग हमेशा कहाँ करी जाती है? लो टेम्परेचर्स पे। कितना लो टेम्परेचर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -196 डिग्री सेल्सियस। अब आप इमेजिन करिए 0 डिग्री पे तो आइस ही बन जाती है, ये तो -196। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किस में फ्रीज करा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन गैस में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट। लिक्विड नाइट्रोजन गैस में 196 माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सीमन को अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ट्रांसपोर्ट करना है, या एम्ब्रियो को फ्रीज कर दिया जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक जो है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है। एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसके शॉर्ट फॉर्म पे बहुत क्वेश्चन आता है और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है MOET। इसे इस तरह से लिखते हैं ET, राइट? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। क्या मतलब है? नॉर्मली हम कोई भी जिन मैमल्स की हम बात कर रहे हैं उनमें एक एग प्रोड्यूस होता है पर साइकिल, जैसे हमारे साथ होता है। दोनों ओवरी में से कुल मिलाकर एक एग निकलता है हर मंथ, यानी एक सीमन उसके साथ फर्टिलाइज करेगा, एक स्पर्म, और एक एम्ब्रियो बनेगा, और एक, अगर हम काव की बात करें तो एक काफ, 1 काफ विल बी बॉर्न। ये नॉर्मली होता है। बट इसमें हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, उस काव को इंजेक्शंस लगाते हैं गोनाडोट्रोपिन्स के। और अब हम डिटेल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गोनाडोट्रोपिन्स मतलब जिनकी FSH जैसी एक्टिविटी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ओवरी के अंदर मल्टीपल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराएंगे और मल्टीपल एग्स मिलेंगे, उनका ओव्यूलेशन होगा। नॉर्मली 1 एग निकलता है पर साइकिल, यहाँ पे 6 to 8 एग्स विल बी रिलीज्ड पर साइकिल। तो ओव्यूलेशन 1 एग का नहीं हुआ, मल्टीपल एग का हुआ, तो मल्टीपल ओव्यूलेशन हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो व्हाट हैपन्स, इसमें काउ इज गिवन, जो भी फीमेल है उसको देंगे, राइट? हम एग्जाम्पल काउ का ले रहे हैं बट बात है फीमेल की। काउ इज गिवन इंजेक्शंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स यानी गोनाडोट्रोफिक हार्मोन।
इनकी कैसी एक्टिविटी होती है, क्वेश्चन पूछते हैं FSH लाइक एक्टिविटी विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हम 11th में भी पढ़ चुके हैं और रिप्रोडक्शन के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. इसके इंजेक्शंस लगाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. इससे क्या होगा, टू अलाउ मल्टीपल ओव्यूलेशन, बहुत सारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा और 6 to 8 eggs will be produced per cycle. Multiple ovulation means 6 to 8 eggs per cycle. This is important. पूछते हैं कितने eggs multiple ovulation से हम प्रोड्यूस करते हैं. हम जानते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मली एक ही डोमिनेंट फॉलिकल बनता है और उससे एक एग रिलीज होता है, बट यहाँ पर हम मल्टीपल डोमिनेंट फॉलिकल्स बना रहे हैं और मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नॉर्मली 1 egg पर साइकिल, ये नॉर्मल होता है, बट यहाँ पर 6 to 8 eggs पर साइकिल. फिर क्या किया जाता है, इन एग्स, ये जो फीमेल है जो 6 to 8 eggs बॉडी के अंदर रिलीज कर रही है, या तो आप नेचुरल मेटिंग करवा दीजिए बुल के साथ जो भी डिजायर्ड बुल है, या जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो कर दीजिए. यानी जो भी डिजायर्ड बुल से हमने सीमन को प्रिजर्व किया हुआ है -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन गैस में, उससे आप उसको जो है इंसेमिनेट कर दीजिए. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फीमेल इज या तो naturally mated or artificially inseminated with frozen semen. So it is artificially inseminated. अब 6 to 8 eggs हैं तो 6 to 8 embryos बनेंगे, राइट. फिर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इन एम्ब्रियोज को जो साइंटिस्ट हैं वो बाहर निकाल लेते हैं बॉडी से, फीमेल की बॉडी से. कौन सी स्टेज पे निकालते हैं, 8 to 32 सेल स्टेज पर, राइट. सो फर्टिलाइज्ड एग, अब इसको हम फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग ऑफ 8 to 32 सेल स्टेज. नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी स्टेज एम्ब्रियो को बाहर निकाला जाता है फीमेल की बॉडी से, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हुआ है. सो फर्टिलाइज्ड एग ऑफ 8 to 32 सेल स्टेज इज टेकन आउट नॉन सर्जिकली. एक्चुअली स्टूडेंट्स हमारे ह्यूमंस में भी हम यही करते हैं, एक सिरिंज एक नीडल आती है जिसे ओवेरियन नीडल बोलते हैं, उसे हम सोनोग्राफी में देखते हुए वजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं और फिर उन फॉलिकल से हम एग्स को रिट्राइव करते हैं. ये तो हम IVF में करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन कराना है. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हो चुका है, अब जो एम्ब्रियोज बन रहे हैं हम उन्हें बाहर निकालते हैं. तो कट दे के नहीं निकालते, सर्जरी नहीं करते हैं, जिसे नॉन इन्वेजिव एस्पिरेशन बोलते हैं. सेम वही सक्शन लगाकर और उनको खींच लिया जाता है. एंड इट्स अ वेरी फाइन काइंड ऑफ अ टेक्निक. हम नॉर्मल जिसे नहीं आता है, नॉट एवरीबडी कैन डू इट. सो इट इज टेकन आउट नॉन सर्जिकली. वी कैन राइट बाय नॉन सर्जिकल एस्पिरेशन टेक्निक. ये पूछते हैं कितने सेल पे, ये एक्चुअली क्या है, एम्ब्रियो, नॉन सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं. और नॉन सर्जिकली रिमूव करने के बाद में अब ये जो एम्ब्रियोज हैं इन्हें दूसरी फीमेल काउ में, अगर हम काउ का एग्जाम्पल लें, दूसरी, ये सपोज ए काउ है जो फीमेल की तरह एक्ट कर रही है, इसमें तो हमने एग्स प्रोड्यूस करवाए, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, इसमें से हमने 8 to 32 सेल एम्ब्रियो को बाहर निकाल लिया और फिर काउ बी के यूट्रस में उसको ट्रांसफर कर देते हैं. सो मल्टीपल ओव्यूलेशन एक काउ में हुआ और एम्ब्रियो ट्रांसफर दूसरी काउ में होगा, राइट. सो नाउ embryos are transferred in surrogate cows. सरोगेसी हमने पढ़ी थी स्टूडेंट, सरोगेसी मीन्स थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन. इसमें हमने क्या किया था, सपोज ए फीमेल है, जेनेटिक मदर है, उसके एग्स लिए, फादर के स्पर्म्स लिए, दोनों की बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया लैब में
और जो एम्ब्रियो है उसे हमने अलग लेडी, जिसे हम कह सकते हैं सी मदर, उसके यूट्रस में डाला, वहां पर पूरे 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी हुई और डिलीवरी हुई। तो इसी तरह से यहां पर भी क्या हो रहा है, एक काउ एक बुल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ, इसके एम्ब्रियोज बाहर निकाले और फिर दूसरी काउ के अंदर डाला, तो वो काउ क्या है, सरोगेट मदर की तरह काम कर रही है। सो इन सरोगेट काउस। ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया है हमने, दिस इज एम्ब्रियो ट्रांसफर, कि हमने 6 to 8 एग्स ये प्रोड्यूस कर रही थी, स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया, सपोज करिए 4 एग्स फर्टिलाइज हुए, 100% फर्टिलाइजेशन रेट जरूरी नहीं है हो, मान लीजिए 4 एग्स फर्टिलाइज हुए, तो एम्ब्रियोज कितने मिले हमें, 4 मिले। क्या हम चारों को एक ही सरोगेट काउ में डालेंगे, नहीं, क्योंकि काउ जो है वो भी एक काफ को ठीक से कैरी कर पाएगी 9 महीने, तो हम 4 गाय लेते हैं, 4 सरोगेट गाय लेंगे और सब में एक एक एम्ब्रियो डालेंगे, राइट। तो वो चारों के जो काफ प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, क्योंकि एग और स्पर्म जो है उसके अंदर वो सेम काउ और बुल का है। सरोगेट मदर जो है, सरोगेट काउ जो है, वो तो सिर्फ यूट्रस प्रोवाइड कर रही है ताकि वो वहां पर बढ़े और डिलीवरी हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करते हैं, 1 एम्ब्रियो पर काउ, राइट, ये गैस हटा देते हैं, आप कंफ्यूज होंगे। 1 embryo per cow is transferred. This is a very important concept. और फिर उस काउ के अंदर, अगर हम काउ की बात करें तो 9 मंथ्स, अगर वो बफेलो है तो 10 मंथ्स, डॉग है तो 2 मंथ्स, जिसकी भी ब्रीडिंग हो रही है उससे फिर हमें जो डिजायर्ड फीमेल और मेल वाला प्रोजिनी है वो मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो हमने देखा कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमन को आर्टिफिशियली डिजायर्ड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, इंसेमिनेट कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के, कि एक बार में सपोज आपने सीमन एक डिजायर्ड बुल से निकाला, उसको आपने फ्रीज कर दिया, तो आप एक बार में बहुत सारी काउज अलग अलग डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाली, उनको एक साथ ये सीमन उनमें आप डाल सकते हो। वरना क्या होगा, उस बुल को इतनी सारी काउ के साथ आप नेचुरली मेट नहीं करा सकते। तो डेफिनेटली मोर नंबर ऑफ काउज कैन बी इंसेमिनेटेड विद द सेम सीमन। सेकेंडली, इसमें सीमन को हम फ्रीज कर रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है और हमें बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे इनको प्रिजर्व करते हैं, -196 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन में इनको प्रिजर्व करते हैं। फिर दूसरी तरफ हम फीमेल को तैयार करेंगे, इंजेक्शंस देंगे FSH के, ताकि मल्टीपल ओव्यूलेशन हो, यानी 6 to eggs पर साइकिल, जो नॉर्मली 1 egg पर साइकिल होता है। फिर हम उसको या तो डायरेक्ट नेचुरली मेट कराएंगे या फ्रोजन सैंपल, सीमन सैंपल इंसर्ट कर देंगे। अंदर फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के 8 to 32 सेल पर। जब वो एम्ब्रियो पहुंचेगा तो उसे हम नॉन सर्जिकली एस्पिरेट कर लेंगे और नॉन सर्जिकली एस्पिरेट करने के बाद उसे सरोगेट काउस के अंदर डाल देंगे। हर गाय के अंदर एक ही एम्ब्रियो डालेंगे और फिर 9 मंथ्स की अगर काउ का केस है, देन द काफ विल बी बॉर्न, राइट। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अब आइए हम एक बार बेनिफिट्स लिख लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। प्लीज नोट दिस डाउन। So now let's quickly write down the benefits of artificial insemination. Yeah, advantages of artificial insemination. हम एक बुल को इंसेमिनेशन, इतनी सारी काउस के साथ नेचुरली मेट नहीं करा सकते, उसकी खुद की कुछ कैपेसिटी है, बट हम उसका सीमन बहुत सारी गाय में एक साथ डाल सकते हैं। सो दैट मीन्स फर्स्ट इज दैट more number of cows can be inseminated with same semen. That means उसी बुल का सीमन से हम इंसेमिनेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 3000 काउस को एक बार में हम इंसेमिनेट कर सकते हैं एक ही सैंपल ऑफ सीमन से। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकेंडली, इस टेक्निक के थ्रू सीमन कैन बी फ्रोजन and transported even to remote areas, so it can be transported. And third, इस कारण से definitely it is highly economical
and it gives good results and gives high success rate. So multiple cows can be inseminated, it can be transported, it is economical. These are some of the very very good advantages of artificial insemination. इसमें स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स आने चाहिए. कैपिटल AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, MOIT इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, राइट. कितने एक्स मल्टीपल ओव्यूलेशन से बनाते हैं, कौन सा हार्मोन होता है, एम्ब्रियो किस स्टेज में निकाले जाते हैं बॉडी से बाहर, नॉन इन्वेजिवली नॉन सर्जिकली निकाले जाते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं. और पर काउ 1 एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, राइट. सो यू नोट दिस डाउन. फिर हम इसे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लेंगे प्लीज. नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम काउ एंड बुल का ले रहे हैं, बट जैसा मैंने आपसे कहा कि ये टेक्निक बहुत सारे एनिमल्स में यूज हुई है. आइए हम लिख लेते हैं. AI and mout has been used in many animals like cows की ब्रीड प्रोड्यूस करने के लिए, बफेलोज की ब्रीड्स प्रोड्यूस करने के लिए, देन गोट, शीप, कैमल, हॉर्स, डॉग्स etc. right? So this is important. Now हम पहले वो फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम एक पॉइंट और लिखेंगे. फ्लो चार्ट में हमने जो अभी तक समझा है हम उसे ही लिखने वाले हैं. कैसे? सबसे पहले माउट एंड AI का फ्लो चार्ट बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपके पास इतना थ्योरी लिखने का टाइम नहीं, आप सिंपली ये फ्लो चार्ट को बना सकते हो. सबसे पहले डिजायर्ड मेल, कोई भी डॉग है तो डिजायर्ड डॉग, जो भी क्वालिटी आप प्रोजेनी में लेना चाहते हैं. यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बुल का, राइट. नाउ इसको हमें क्रॉस कराना है डिजायर्ड फीमेल से, जो भी एनिमल है उसकी डिजायर्ड फीमेल. यहां पर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा काउ, बिकॉज काउ फीमेल को बोलते हैं गाय, और बैल जो है वो मेल हो गया. नाउ काउ में जनरली हमें क्या क्वालिटी चाहिए? हाई यील्ड ऑफ मिल्क, ये क्वालिटी हमें चाहिए, वो दूध ज्यादा दे, अच्छी क्वालिटी का बढ़िया दूध दे. बुल में हम जनरली क्या चाहते हैं? एक तो डिजीज रेजिस्टेंट हो, डिजीज रेजिस्टेंट, ताकि जो प्रोजेनी है कहीं ऐसा नहीं हो दूध तो अच्छा देता है देती है लेकिन वो बीमारी से मर जाता हो. और दूसरा मीट अच्छा मिले उसका, हाई मीट, और वी कैन से हाई क्वालिटी ऑफ मीट, हाई मीट क्वालिटी. हाई मीट क्वालिटी मतलब फैट कम हो, प्रोटीन मास ज़्यादा. एनीवेज, तो हमने ये सपोज एक बुल और एक काउ को सिलेक्ट कर लिया. अब हम इस बुल में से उसका सीमन बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इस सीमन को फ्रीज कर देंगे. सो दिस इज फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस. इस फ्लो चार्ट में हम सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑल द पॉइंट्स, राइट. दूसरी तरफ हमने क्या किया? इस काउ को में इंजेक्शंस लगाए. सपोज ये मैंने इंजेक्शन लगाया, ठीक है. काय का इंजेक्शन लगा रहे हैं स्टूडेंट्स अपन? FSH लाइक हार्मोन का. सो गोनाडोट्रोपिन और FSH लाइक हार्मोन, इसका हमने इंजेक्शन लगा दिया. इसका जब इंजेक्शन लगाएंगे तो उसके कारण से इसमें मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा. दैट मीन्स 6 to 8 एग्स पर साइकिल प्रोड्यूस हुए. सो यहां से सीमन है और यहां पे फ्रोजन हमारे पास अब सीमन है. हमने इस फ्रोजन सैंपल को इसके अंदर डाल दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट, पिपेट के थ्रू, बाय पिपेट.
पतली सी पिपेट आती है, उससे लेके इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाल दिया, और जब अंदर डाला तो ये एग्स और ये सीमन के स्पर्म्स आपस में फर्टिलाइज होंगे, और जब ये फर्टिलाइज होंगे तो एम्ब्रियो फॉर्म होगा। पहले जाइगोट, फिर जाइगोट में डिविजन्स होंगे तो एम्ब्रियो। और ये सब कहाँ है? इनसाइड काउ, ये वाली काउ, जेनेटिक वाली काउ जो है, इसके अंदर एम्ब्रियोज फॉर्म हो गए। अब इन एम्ब्रियोज को हमने सर्जिकली रिमूव किया, नॉन सर्जिकली एस्पिरेटेड एट कितना सेल स्टेज? इंपॉर्टेंट है, 8 to 32 सेल स्टेज। हमने इन्हें बाहर निकाल लिया बिना कोई कट दिए, और फिर हमने इन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर कर दिया। हर एक एक एम्ब्रियो को, जितने भी एम्ब्रियोज बने, अगर 8 एम्ब्रियोज पूरे बन गए तो 8 गाय, अलग अलग गाय, इसके अलावा जो 8 गाय हैं उनमें एक एक एम्ब्रियो डाल दिया। सो 1 एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड टू each, we can write 1 embryo is transferred to each surrogate cow. And now ये जो surrogate cow है इसका gestation complete होगा, गाय के केस में 9 महीने, and then calf will be delivered, calf delivery। और इस calf के अंदर स्टूडेंट्स इस बुल और इस काउ के कैरेक्टर्स विल बी प्रेजेंट। तो इस तरह से हमने कंट्रोल्ड वे में ब्रीडिंग करी है, हमारा डिजायर्ड मेल और डिजायर्ड फीमेल को चूज करके, राइट। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, एम्ब्रियोज बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, फिर बाहर निकालकर सरोगेट काउ के अंदर डाले जा रहे हैं। प्लीज नोट दिस डाउन। So students, this is all about the controlled breeding techniques। अब हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, हमें अब पढ़ना है पर्टिकुलर एनिमल्स के बारे में, जिसमें हम डेयरी फार्मिंग पढ़ेंगे। डेयरी फार्मिंग मीन्स वो सारे एनिमल्स जो हमें मिल्क देते हैं, जैसे काउ, बफलोज, गोट, शीप, कैमल, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें पोल्ट्री फार्मिंग, जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। पोल्ट्री आप सब जानते हैं, पोल्ट्री मीन्स बर्ड से रिलेटेड, जो हम बर्ड्स को रेयर करते हैं, मेनली मीट के लिए, या तो चिकन वगैरह जो खाते हैं, या एग्स के लिए जो वो अंडे देते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। फिर हम इसमें फिशरी पढ़ेंगे, फिर हम इसमें बी कल्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम बीज को रेयर करते हैं सो एज टू गेट हनी, बेसिकली हनी, बट और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। हम इसमें लैक इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें लाख मिलता है। हम इसमें सेरीकल्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम सिल्क वर्म को रेयर करते हैं ताकि हमें सिल्क मिल सके। सो वी आर गोइंग टू रीड ऑल दिस, राइट। फिर इसमें हम बीस्ट ऑफ बर्डन पढ़ेंगे, जो हमारे बोझा ढोने के काम आते हैं, जैसे हॉर्स, डोंकी, म्यूल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वील टॉक अबाउट ऑल दिस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग। नाउ पोल्ट्री मतलब, पोल्ट्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम बर्ड्स को, जिन्हें हम फाउल्स बोलते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं ताकि हम उनको ग्रो करके और उनसे मीट, या तो उनका फ्लैश जो है, जैसे मुर्गा जो लोग खाते हैं, फ्लैश मिल सके, मीट मिल सके, या हमें उनसे एग्स मिल सके। दो इनके मेन पर्पस होते हैं। इसमें जनरली एक तो हम जानते हैं मुर्गा या मुर्गी, यानी चिकन या हेन, वो प्रोड्यूस होते हैं, उनका रियरिंग होता है, डोमेस्टिकेशन होता है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ही है डोमेस्टिकेशन करना और उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करना ताकि हम उनको अपने यूज ले सके। तो एक तो इसमें चिकन एंड हेन हो गया, चिकन इज द मेल एंड हेन इज द फीमेल। इसके अलावा डक्स, टर्कीज, गीज, ये कुछ बर्ड्स हैं जिन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है मेनली मीट एंड एग्स के लिए, राइट। सो लेट्स फर्स्ट राइट इट डाउन। सो व्हाट इज पोल्ट्री? पोल्ट्री का मतलब है, पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स। फाउल्स मीन्स बर्ड्स हैं ये सारी, डोमेस्टिकेटेड फाउल्स फॉर, ये पूछते हैं, फूड एंड एग्स। फूड मतलब डायरेक्ट जो उन्हें खाते हैं, उनकी मीट की बात कर रहे हैं।
फॉर फूड एंड एग्स। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि बर्ड्स को डोमेस्टिकेट किस किस चीज के लिए किया जाता है, फूड के लिए और एग्स के लिए, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पोल्ट्री में किनका डोमेस्टिकेशन होता है, फाउल या बर्ड्स का, राइट। अब इसमें हम कॉमनली जिन्हें करते हैं वो होती हैं, एक तो चिकन एंड हेन, चिकन और हेन वी कैन राइट। इनका जूलॉजिकल नेम है गैलस डोमेस्टिकस, इसके अलावा डक्स, हमारे टोटल पोल्ट्री की 6% डक्स होती हैं। देन टर्की, ये कंट्री नहीं है स्टूडेंट्स, बर्ड्स हैं ये, टर्कीज, गीज एक्सेट्रा। ये मेन 4 है, इनके नाम आपको आने चाहिए, आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, चिकन और हेन, डक्स, टर्की, गीज। इन्हें मेनली डोमेस्टिकेट किया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग में। नाउ स्टूडेंट्स, हम इसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी पढ़ेंगे अभी। जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसके मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, कोई भी फार्म का मैनेजमेंट अगर हमें करना है, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो या हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं डेयरी फार्म हो, हमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उस फार्म में जो आप ब्रीड्स रख रहे हैं वो सुपीरियर क्वालिटी की होनी चाहिए, डिजायर्ड क्वालिटी की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पोल्ट्री फार्म की बात करें तो हमें ऐसी क्वालिटी की ब्रीड्स चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर सके, वही हमारा पर्पस है उन्हें रेयर करने का, या वो बेटर क्वालिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोवाइड कर सके। सो सबसे पहले हमें फार्म मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्स ज़्यादा दे, फ्लैश बढ़िया दे। अगर डेयरी फार्मिंग की बात करें हम तो वहाँ पे मिल्क अच्छी क्वालिटी का मिले, मिल्क ज़्यादा अमाउंट में मिले, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, वो तो हमें यहाँ भी चाहिए, डिजीज़ रेजिस्टेंट होनी तो बीमारी से ही मर जाएंगे। तो इस तरह से हमें ब्रीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। देन नंबर 2, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस फार्म में जहाँ पर ये बर्ड्स रखी जा रही हैं उनकी हाउसिंग प्रॉपर हो, उन्हें अच्छे से घर हो जिसमें प्रॉपर फूड मिले, उन्हें एडिक्वेट अमाउंट में पानी मिले, नहीं तो वो मर जाएंगी, दे विल डाई और दे विल गेट डिजीज्ड और दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ यील्ड। सो उनका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, उन्हें हवा सनलाइट बराबर मिलनी चाहिए, वाटर बराबर होना चाहिए एडिक्वेट में, फूड जो भी है अलग अलग बर्ड्स का वो उन्हें प्रॉपर मिलना चाहिए। उस फूड में हम विटामिन मिनरल्स भी ऐड करते हैं ताकि बढ़िया क्वालिटी के एग्स प्रोड्यूस हो। सो दिस थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। फिर हमें वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई रॉडेंट्स वगैरह नहीं आ जाएं जो उनको डैमेज कर दें, उनको डिजीज़ कॉज कर दे, बैक्टीरिया, वायरस। तो प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए हमेशा। जो पर्सन इनको डील कर रहा है वो क्लीन होना चाहिए, उसकी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उससे भी डिजीज़ इनको ट्रांसमिट हो सकती है। डिजीज़ हो गई देन दे विल बी दे विल डाई और हमारा जो पर्पस है वो लूज़ हो जाएगा, वी विल लूज़ दैट बर्ड। तो ये सब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उस फार्म में। फिर वो उस फार्म की जगह बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि अगर हम पर्टिकुलरली पोल्ट्री की बात करें तो वो आराम से उसमें घूम सके, खेल सके, दौड़ सके, ताकि वो एक्टिव रहें, उनकी मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अलग अलग बर्ड्स को, अलग अलग एजेस को हमें अलग अलग रखना पड़ेगा। कुछ आपस में लड़ सकते हैं, कुछ आपस में फूड के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं, तो ये सब कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस के लिए का ये चैप्टर है। सो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड सबसे पहले, देन प्रॉपर हाउसिंग, देन प्रॉपर फूड एंड वेंटिलेशन। इस चैप्टर को लर्न नहीं करना है, बस हमें समझना है, ब्रीड्स को लर्न करना है, जिसके लिए हम ट्रिक्स पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर पानी बढ़िया मिलना चाहिए बराबर, एडिक्वेट वाटर। देन क्लेanलीनेस एंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्लेanलीनेस दे कैन डाई, एंड हाइजीन। और ये जो हाइजीन है ये बर्ड का भी होना चाहिए और ब्रीडर का भी होना चाहिए। ब्रीडर मीन्स जो भी केयर टेकर है उन दोनों का। फिर उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि इनके इंस्पेक्शंस होते रहें रेगुलरली, हर साल हर 6 महीने में इनका इंस्पेक्शन हो, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हो, कितनी बर्ड्स थी
एट द स्टार्टिंग, अब कितनी काउंटिंग है, वो सब काउंटिंग रेगुलरली होनी चाहिए. सो पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि सारा स्टाफ जो है वो विजिलेंट रहे एंड एवरीबडी टेक्स द बेस्ट केयर ऑफ दीज डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स. एंड अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम यहाँ पर जो वेटनरी डॉक्टर है उसकी विजिट्स होती रहें, ताकि वो पहले से ही अगर कोई किसी बर्ड में हमें साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं कोई डिजीज होने के, तो हम प्रिकॉशन ले सके. प्लस इनका वैक्सीनेशन भी किया जाता है वायरसेस वगैरह के अगेंस्ट, ताकि इनको वो डिजीज ना हो. सो वेटनरी डॉक्टर विजिट, वेटेरिनरी डॉक्टर विजिट, ये टाइम टू टाइम होनी चाहिए. कोई भी फार्म हो, चाहे पोल्ट्री फार्म हो चाहे डेयरी फार्म हो, ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं. सो इस तरह से हम फार्म का मैनेजमेंट करते हैं. प्लस डेफिनेटली ओपन स्पेस होनी चाहिए जहाँ आराम से दौड़ सके. प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन. सिलेक्शन ऑफ ब्रीड इज डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रीड्स इंडिया में अवेलेबल हैं, कौन सी बाहर की ब्रीड्स हैं बेस्ट, एंड ऑल दोज थिंग्स. प्लीज नोट दिस डाउन. नाउ स्टूडेंट्स, हम इनकी ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, इनके सारे इंपॉर्टेंट ब्रीड्स की. बट उसके पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि ऐसे जो बर्ड्स हैं, पोल्ट्री बर्ड्स हैं, जिन्हें हम सिर्फ उनके एग्स के लिए रेयर करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, सिर्फ अंडों के लिए, मीट के लिए नहीं, सिर्फ एग्स के लिए, उन्हें लेयर्स कहते हैं. और जिन्हें सिर्फ मीट के लिए रेयर किया जाता है, उनसे अंडे नहीं मिलते हैं, बेसिकली मुर्गे की बात कर रहे हैं, जो मेल से उनकी बात कर रहे हैं, उन्हें ब्रॉयलर्स कहते हैं. इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, हम पहले ट्रिक लिख लेते हैं और फिर हम इसकी डिटेल लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए. ट्रिक जो है वो ये है, दैट माई ब्रदर ईट्स मीट एंड. अब ये एक फनी ट्रिक है स्टूडेंट्स कि मेरा भाई मीट खाता है और फिर अंडे देता है. इसका कोई लॉजिक्स नहीं है, जस्ट आपको याद रखने के लिए. एंड लेज एग्स. हम इस ट्रिक को कैसे यूज करने वाले हैं आइए देखें. माई ब्रदर ईट्स मीट एंड लेज एग्स. इट मीन्स दैट जो मीट के लिए रखे जाते हैं उन्हें ब्रॉयलर्स कहते हैं. तो ब्रदर से ब्रॉयलर्स. और जो एग्स के लिए रेयर किए जाते हैं उन्हें लेयर्स कहते हैं. राइट? सो नाउ लेट्स राइट इट डाउन, दैट पोल्ट्री बर्ड्स kept only for eggs, they are known as eggs वाले layers, because मेरा भाई क्या करता है, अंडे देता है, lay eggs, so they are layers like hen layers. very very important. egg के लिए जो रखे जाते हैं वो layers. और ऐसे ही poultry birds kept only for meat are known as ब्रदर से ब्रॉयलर्स. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. जैसे चिकन, चिकन इज अ ब्रॉयलर, हेन मुर्गी इज अ लेयर. राइट? नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ इंडियन वेराइटीज, इंडियन ब्रीड्स, और फिर कुछ फॉरेन ब्रीड्स, और फिर हम देखेंगे उनमें से बहुत बढ़िया ब्रॉयलर का एग्जाम्पल और बहुत बढ़िया बेस्ट लेयर का एग्जाम्पल, यानी जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है पर ईयर, वो कौन सी मुर्गी होती है, नाउ कौन सी बर्ड होती है रादर. So now we'll write some Indian poultry birds. मैं पहले इसकी ट्रिक पढ़ाऊंगी और फिर हम उनके नाम लिख लेंगे. ट्रिक ये है स्टूडेंट्स कि 3 फ्रेंड्स हैं. फ्रेंड्स का नाम है ब्रह्मा, और एक बड़ा कड़क रहता है तो करकनाथ, और एक असील. राइट? सो ट्रिक है हमारी, दिस इज द ट्रिक for Indian poultry birds, ब्रह्मा कॉमा करकनाथ, बड़ा कड़क है ये करकनाथ, एंड असील. ये तीनों मिलके कहाँ गए, वेंट टू
चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो है स्टूडेंट, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, राजस्थान में बहुत फेमस किला भी है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी आ चुका है। आप नहीं गए हो देन यू मस्ट विजिट। सो ये तीनों गए चित्तौड़गढ़। और कैसे गए? बाय बस। ये एक सेंटेंस हमें याद करना है। वैरायटीज, इंडियन वैरायटी पहली ब्रह्मा, दूसरी कड़कनाथ, एक्चुअली कैरकनाथ है, तीसरी असील। नाउ चित्तौड़ से हम याद रखेंगे चौथी वैरायटी चित्तोगैंग। देन गढ़ से है घैगस। घैगस से, घर से हमने घैगस याद रख लिया। सो चित्तौगैंग, देन घैगस, एंड बस से है बसरा। बसरा, राइट। आइए अब हम यहां पर वैरायटीज के एक साथ नाम लिख लेते हैं। कौन कौन सी वैरायटीज हो गई? नंबर 1, 3 फ्रेंड्स हैं, आइए तीनों के नाम लिखते हैं। ब्रह्मा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से इंडियन पोल्ट्री बर्ड कौन सी है। देन दूसरा दोस्त कौन सा है स्टूडेंट्स? कड़कनाथ। सो कड़कनाथ। तीसरा फ्रेंड कौन सा है? असील। सो असील। देन ये कहां गए? चित्तौड़गढ़। सो चित्तोगैंग। देन गढ़, गढ़ से घैगस, घ है तो घ से घगस, घैगस, एंड बस से गए तो बसरा। ये 6 वेराइटीज हैं इंडिया में प्रेजेंट पोल्ट्री बर्ड्स की। इसमें से स्टूडेंट्स एक बात हमें याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट, कि असील जो है वो बहुत लड़ाकू है, हमेशा लड़ता रहता है। कड़कनाथ नहीं लड़ता, वो तो चुपचाप रहता है, कड़क, आइसोलेटेड। ब्रह्मा सबके साथ अपनी नॉलेज शेयर करता रहता है, सबके साथ बहुत सोशल है। पर असील जो है वो बहुत कड़क है, बहुत व्हाट वी कैन से झगड़ालू है, लड़ाकू है। सो असील वाली जो वेराइटी है स्टूडेंट्स, इसे यूज करते हैं कॉक फाइटिंग में। आपने देखा होगा जो मुर्गों की लड़ाई करवाते हैं, कई कंट्रीज में एक फेमस स्पोर्ट है, ये खेल है ये, उसमें जो वैरायटी यूज करी जाती है जिन कॉक्स की, जिन मुर्गों की, वो ये असील वाली ब्रीड ही होती है, क्योंकि ये लड़ाकू होते हैं, दे आर फाइटर्स, राइट। सो दिस इज यूज्ड इन कॉक फाइटिंग, दिस वैरायटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। असील जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असील पर्टिकुलर दिस, राइट। सो यू प्लीज नोट दिस डाउन, फिर हम इसकी फॉरेन ब्रीड्स के लिए ट्रिक और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक चीज बस करेक्ट कर लेते हैं, ये चित्तगैंग नहीं, ये चित्तगोंग है। ऑलराइट, दिस इज ओ। यहाँ भी हम इसे करेक्ट कर लेते हैं, चित्तगोंग। कई बुक्स में चित्तगौन भी लिखा रहता है गोंग की जगह, वन एंड द सेम थिंग। नाउ ये तो थी इंडियन ब्रीड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फॉरेन ब्रीड्स, जिनको कि एक इंपोर्ट किया जाता है, या उनका सीमन जो फ्रोजन है वही सेम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से जो क्रायो प्रिजर्व्ड है, उसे भी हम इंडियन ब्रीड्स के साथ, जो भी हमारी डिजायर्ड ब्रीड है उनके साथ क्रॉस करा के, एंड वी गेट improved breeds for the poultry farming. So let's write down now poultry birds exotic. exotic means students जो फॉरेन की ब्रीड है उसे exotic breeds भी बोलते हैं। इंडियन ब्रीड्स नहीं है ये नेचुरली, राइट, exotic। इसके लिए जो हमारी ट्रिक है, पहले हम ट्रिक लिखते हैं फिर हम नाम लिख लेंगे। ट्रिक हमारी ये है कि एक लड़का है जिसका नाम है वाइट लेगहॉर्न, राइट। अब नाम हमने फॉरेन जैसा रखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फॉरेनर ब्रीड है तो हमें फॉरेन जैसा नाम रखना पड़ेगा। सो वाइट लेगहॉर्न प्लेज ऑन न्यू रोड्स इन आइलैंड। फॉरेन की बात कर रहे हैं, किसी एक आइलैंड की, वहां पर एक लड़का है वाइट लेगॉन नाम का, वो उस आइलैंड पे जो नई सड़कें बनाई हैं, नई रोड्स बनाई हैं, उन पे खेलता है। दिस इज द ट्रिक। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ब्रीड्स। वाइट लेगहॉर्न नंबर 1, फर्स्ट ब्रीड वाइट लेगहॉर्न। नाउ सेकेंड इज प्ले। प्ले से आएगा हमारा प्लाई माउथ रॉक, प्लाई माउथ, प्लाई माउथ रॉक,
कई बार सिर्फ प्लाईमाउथ भी लिखा रहता है, तो आइए हम सेकेंड लिखते हैं प्लाईमाउथ रॉक, राइट। देन न्यू से है न्यू हैम्पशायर, ये अमेरिकन ब्रीड है सारी, न्यू हैम्पशायर। सिर्फ वाइट लेगहॉर्न जो होती है स्टूडेंट्स वो मेडिटेरियन है, बाकी सारी अमेरिकन ब्रीड्स हैं। सो न्यू हैम्पशायर, थर्ड वन। नाउ फोर्थ जो है रोड आइलैंड, इसका पूरा नाम है। सो दिस इज रोड का रोड, फिर आइलैंड, और इसका पूरा नाम होता है रोड आइलैंड रेड, राइट। सो द नेक्स्ट वेराइटी इज रोड आइलैंड रेड, और हमारी ट्रिक है दैट वाइट लेगहॉर्न प्लेज ऑन न्यू रोड्स इन द आइलैंड, राइट। ये तीनों जो है ये अमेरिकन है, ये मेडिटेरियन है। एनीवेज हमें तो इतना याद रखना है कि ये एग्जॉटिक है, हमने ट्रिक इसकी लिख ली है। ट्रिक है वाइट लेगहॉर्न प्लेज ऑन न्यू रोड्स इन आइलैंड। नाउ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाईमाउथ रॉक जो है ये एक ब्रॉयलर है, यानी जिसे सिर्फ मीट के लिए रेस किया जाता है। वी कैन राइट केप्ट फॉर मीट। हमने इसकी ट्रिक अभी अभी पढ़ी थी, माई ब्रदर ईट्स मीट, तो ब्रदर का ब्रॉयलर, ब्रॉयलर जो मीट के लिए रखे जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट अब हम पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अंडे पर ईयर के अगर हम नंबर देखें तो वो वाइट लेगहॉर्न प्रोड्यूस करती है। करती है क्यों बोल रहे हैं, अंडे दे रही है तो ये मुर्गी है, यानी मुर्गा नहीं, डेफिनेटली इट इज अ लेयर, बेस्ट लेयर ब्रीड इन द वर्ल्ड। अराउंड 240 to 250 एग्स पर ईयर देती है, जबकि जो नॉर्मली हमारी हैन होती हैं वो पूरे साल में 60 एग्स देती है, हर महीने 5 अंडे एक एवरेज आप मान लो, जबकि ये 240 यानी ऑलमोस्ट 20 अंडे देती है पर मंथ, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज द बेस्ट लेयर ब्रीड in the world, giving approximately 240 eggs per year. Normally 60 eggs मिलते हैं। Best layer breed, layer means egg देने वाली। Very very important question. All right, so you note this down, then we'll read about the diseases for these. Please note it down. नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि पोल्ट्री में जो बर्ड्स हैं उन्हें हम डोमेस्टिकेट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है किसके लिए करते हैं, उनकी मीट के लिए यानी फूड की तरह यूज़ करने के लिए, और उनके एग्स के लिए, पहला क्वेश्चन। फिर हम इसमें क्या क्या करते हैं, चिकन हैन एक ही हो गया, मेल फीमेल, देन डक्स टर्कीज गीज, मेनली डोमेस्टिकेटेड। सिर्फ एग्स के लिए जिन्हें रेयर करते हैं कॉल्ड लेयर्स। बेस्ट वेराइटी वाइट लेगहॉर्न। सिर्फ मीट के लिए करते हैं ब्रॉयलर। एक एग्जाम्पल जो एक्सोटिक ब्रीड का है प्लाईमाउथ रॉक। देन हमने इंडियन ब्रीड्स पढ़ी, अब्रॉड की फॉरेन ब्रीड्स पढ़ी, उनके लिए हमने ट्रिक्स पढ़ी। फिर उसके बाद में अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिजीजेज इन द पोल्ट्री बर्ड्स दैट कैन हैपन। सो नाउ डिजीजेस, कॉमन डिजीजेस इन पोल्ट्री बर्ड्स, इस पे जो क्वेश्चन आता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं, यानी जो बैक्टीरिया कॉज करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज। इसमें हमें 4 नाम पता होने चाहिए। पहला माइकोप्लाज्मोसिस, कोप्लाज्मोसिस जो माइकोप्लाज्मा कॉज करेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। देन स्पाइरोकीटोसिस, जो स्पाइरो कीट जो है वो कॉज करेगा। देन ये नाम आपको पता होना चाहिए, पुलोलम। पिलोलम जो होता है ये एक स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया से होती है। एंड देन कॉलेरा, जैसे हमारे में होता है कॉलेरा, हमारे में भी बैक्टीरिया कॉज करता है, इनमें भी करता है। फाउल कॉलेरा बोल देंगे क्योंकि बर्ड कॉलेरा है ये। सो दीज आर सम ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज। नाउ बी इज द प्रोटोजोअल डिजीज, और ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं जब हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो अगर आपको याद हो, हमने प्रोटोजोआ को उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, देन अमीबॉइड एंड स्पोरोजोआ।
जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, जो सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स थे, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर खराब वाले गैस थे, उन्हें नुकसान पहुंचाते थे। वहां पर हमने एक प्रोटोजोआ पढ़ा था, इमेरिया, और उसके बारे में हमने लिखा था कि वो चिकन्स के अंदर, चिक जो होता है चूजा, उसके अंदर कॉकीडियोसिस नाम की डिजीज करता है। अगर आपको याद आ जाए 11th का, सो कॉकीडियोसिस, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, 11th का भी क्वेश्चन है ये एक प्रोटोजोआ कॉज कर रहा है, इमेरिया, और ये चिक्स को इफेक्ट करता है, और उनमें हमने पढ़ा था ये डायरिया कर देता है, ब्लडी डायरिया, यानी खूनी दस्त हो जाते हैं। सो इट कॉज ब्लडी डायरिया, पूरा 11th का है। आप चाहें तो एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ वाला पार्ट एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ब्लडी डायरिया इन चिक्स, राइट। नाउ थर्ड इज वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज को हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले हमारे में जैसे चिकन पॉक्स होता है, इनके में फाउल पॉक्स होता है, और हम जानते हैं चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है, ऐसे ही फाउल पॉक्स भी वायरल डिजीज हो गई। फिर हमारे में फ्लू होते हैं, जितने भी वो सब वायरल होते हैं हम जानते हैं, तो यहाँ पे भी बर्ड फ्लू वायरल है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्ड फ्लू मीन्स एक ऐसा फ्लू जो बर्ड्स को होता है, बट ये ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस केस में जब ये किसी बर्ड को ये वायरस इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेन अलग है, हमें भी इन्फ्लुएंजा ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है, इनको उसका डिफरेंट स्ट्रेन इफेक्ट करता है, तो वो वायरस इनके सारे सिक्रीशंस में, इनके सलाइवा में, इनके फीसेस में, सब में, इवन इनकी मीट और एग्स को भी अगर अपन रॉ फॉर्म में खा लें, कच्चा, बिना बॉईल करे, नहीं तब तो वायरस किल हो जाएगा, तो वो ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है। और 2003 में थाईलैंड में बहुत सारे लोगों की जान गई थी इसी बर्ड फ्लू के कारण से, बिकॉज ऑफ ईटिंग रॉ मीट एंड eggs of these birds which were infected by this virus। ऐसे ही स्टूडेंट्स 1918 में करीब 50 मिलियन लोगों की जान गई थी इंडिया में इसी बर्ड फ्लू के कारण, राइट। सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू कुक वट एवर फूड यू आर ईटिंग। सो बर्ड फ्लू जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछते हैं क्वेश्चन, ये एक एवियन फ्लू है यानी बर्ड फ्लू है, एंड दिस इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसका स्ट्रेन पूछते हैं कौन सा है, H5N1, वेरी इंपॉर्टेंट। इस वायरस से ये बर्ड फ्लू होता है, एंड दिस कैन अफेक्ट ह्यूमंस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये सारे सिक्रीशंस में बर्ड के फैल जाएगा, ये जो वायरस है, सलाइवा, फीसेस, जैसा हमने डिस्कस किया, रॉ एग्स, रॉ मीट, सब में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन अफेक्ट ह्यूमन ऑल्सो। और जैसा मैंने आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए जहाँ पे बर्ड फ्लू ने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। सो दिस इज द सेकेंड वन, A, B। नाउ देयर इज वन मोर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिजीज सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स में होती है, पोल्ट्री बर्ड्स में। बहुत क्वेश्चन आता है, दिस इज रानीखेत डिजीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोल्ट्री डिजीज, या डिजीज ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, या रानीखेत इज अ डिजीज ऑफ बर्ड्स, कैटल्स, हॉर्स, ऐसे क्वेश्चन आएगा। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है रानीखेत डिजीज, और इसे ही कहते हैं न्यूकासल डिजीज। आप ऐसे याद रख सकते हैं, रानी मीन्स क्वीन, और क्वीन किस में रहती है, महल में, कासल में रहती है। सो रानीखेत बोलिए या न्यू कासल बोलिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, रानीखेत इज अ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। सो यू मस्ट नो ये एक वायरल डिजीज है जो पोल्ट्री बर्ड्स को अफेक्ट करती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स को देखा, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, cryopreservation and MOIT, that is multiple ovulation and embryo transfer. Embryo transfer will be done in the surrogate mothers. उसके important questions और theory को डिस्कस किया। फिर हमने पोल्ट्री बर्ड्स क्या होती हैं, पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या बेसिक फीचर्स हैं उसके, और इंडियन ब्रीड्स कौन सी हैं पोल्ट्री बर्ड्स की, एग्जॉटिक ब्रीड्स कौन सी हैं, बेस्ट एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड व्हाइट लेगहॉर्न कितने एग्स देती है, कौन सी है, और फिर हमने पोल्ट्री बर्ड्स की डिजीजेस पढ़ी, जिसमें से बर्ड फ्लू और रानीखेत
पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। कॉकीडियोसिस पे क्वेश्चन बहुत बनता है, ये ऑलरेडी 11th क्लास का भी क्वेश्चन है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट एंड द पोल्ट्री बर्ड्स। नेक्स्ट क्लास में हम डेयरी फार्मिंग एंड डेयरी बर्ड्स का जो मैनेजमेंट है, नॉट बर्ड्स, डेयरी एनिमल्स जो हैं, काउज, बफेलोज, गोट्स, शीप, कैमल्स, उनके बारे में बात करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।